ये व्हाइट लड़की कुछ ही डॉलर्स में सामने खड़े इन ब्लैक लोगों को बेची जाने वाली है। वो आदमी अच्छी तरह जानता था कि वो लोग इसके साथ कितनी क्रूरता करने वाले हैं। इस व्हाइट लड़की के चेहरे से साफ लग रहा था कि टॉर्चर सहते वो दिमागी तौर पर टूट चुकी है। वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसे खरीदे या नहीं। फिर उसने तुरंत पैसे देकर एलिस को खरीद लिया और उसे कार की डिक्की में डालकर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जान पर भारी पड़ेगा। वापस जाते समय आगे का रास्ता कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, इसलिए उन्हें राइट मुड़कर दूसरा रास्ता लेना पड़ा और मजबूरी में क्रिप गैंग के इलाके में घुसना पड़ा। अपने दुश्मन ब्लड गैंग के लोगों को अपने इलाके में आता देख क्रिप गैंग के लड़कों ने तुरंत कार से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों एक ही कम्युनिटी से थे, लेकिन उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। ब्लड गैंग के लोग रेड कलर पहनते थे, जबकि क्रिप गैंग के लोग ब्लू कलर। क्रिप गैंग ने उन दोनों आदमियों को गोलियों से छलनी कर दिया। बेकाबू हुई कार जोरदार आवाज के साथ एक कोने में जाकर टकरा गई। जब क्रिप गैंग के लोगों ने पास जाकर चेक किया तो उन्हें डिक्की में एलिस मिली। जल्द ही माइक को क्रिप गैंग के बॉस बार्नी का कॉल आया। एलिस के बारे में सुनकर वो तुरंत बार्नी के घर पहुंचा और पूछा कि उसे एलिस कहां से मिली। एलिस की खामोश आंखों और उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशानों को देखकर माइक समझ चुका था कि एलिस ने कितना भयानक टॉर्चर सहा है। माइक के अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल रखा, खुद को शांत किया और फिर बहुत प्यार से एलिस से पूछने लगा। बार्नी ने पहली बार माइक को इतना अजीब और शांत देखा था। वो माइक के अंदर उठ रहे तूफान को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। माइक पूरी स्पीड से व्हाइट गैंग के इलाके की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने से ठीक पहले उसने व्हाइट गैंग के बॉस ड्यूक को कॉल किया और कहा कि वो 10 सेकंड में उसके घर के बाहर पहुंच रहा है और उसे बाहर आकर बात करने को कहा। इतना कहकर उसने कार राइट मोड़ी और ड्यूक के घर के सामने खड़ी कर दी। नहीं नहीं नहीं, जब वो बाहर आए तो मुझे बताना कि तुमने क्या किया, ठीक है? वो वही है, वो वही है, वो वही है। कार रोको। हेलो दोस्तों, यहाँ हम किंगस्टन के मेयर का छठा और आखिरी एपिसोड एक्सप्लेन कर रहे हैं। वापस लौटते समय एलिस पैसेंजर सीट पर सिकुड़कर बैठी थी। माइक के प्यार से समझाने और दिलासा देने के बाद एलिस थोड़ी शांत हुई और उसने गटागट पानी पिया। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट लगी है क्या? डॉक्टर के पास चले? मुझे चोट लगी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे वापस ले आऊंगी। माइक कार लेकर एक खुफिया जगह पर पहुंचा। उसने जमीन पर कंबल बिछाकर एलिस को लेटने के लिए कहा। फिर उसने तेज शराब से अपने हाथ धोए और लाइटर निकालकर चाकू को स्टरलाइज किया। वो उसके पेट पर कट लगाकर माइलो का लगाया हुआ ट्रैकर निकालने वाला था। उसने एलिस को मुंह में दबाने के लिए एक कपड़ा दिया। माइक ने कार से एलिस को घर पहुंचाया। अब ट्रैकर निकल चुका था, इसलिए रशियन माफिया का बॉस माइलो अब कभी एलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एलिस के साथ कभी किसी ने इतने प्यार से बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो इमोशन हो गई। एलिस की जिंदगी बहुत दुख भरी थी। कम उम्र में उसके पिता ने ही उसका शोषण किया था और जब माँ को पता चला तो उसने रोकने के बजाय एलिस को ही घर से निकाल दिया। इसके बाद वो माइलो के गैंग में शामिल हो गई। माइलो ने उसका इस्तेमाल बड़े अफसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया और उसने कभी इसका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि प्यार से उसे हमेशा दर्द ही मिला था। उसने मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया, मैं वो नहीं हूँ। तभी माइक का फोन लगातार बजने लगा। एलिस ने कहा कि वो फोन रिसीव कर ले, लेकिन माइक ने मना कर दिया। जंगल में माइक का एक छोटा सा केबिन था। यहाँ न कोई मोबाइल नेटवर्क था और न ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शोर शराबा। यहाँ बस एकदम सादी और शांत जिंदगी थी। उसने अपनी सारी टेंशन भुला दी और एलिस के साथ रहकर उसका ख्याल रखने लगा। इसी बीच किंगस्टन जेल में बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्रिप गैंग के लीडर को काउंटी जेल में शिफ्ट करते समय उसने इशारे से सफाई करने वाले लड़कों को गार्ड की बेल्ट से चाबियां छीनने को कहा। उनके हाथ में बहुत सारी चाबियां आ गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चाबी लगानी है। पास खड़े माइलो ने सलाह दी कि ब्लू वाली चाबी इस्तेमाल करो।